हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन नर्सिंग लाइफ एंड एजुकेशन। टुडे विल बी डिस्कस अबाउट द डिमेंशिया। डिमेंशिया क्या होता है, सब कुछ मैं आपको इस सेशन के दौरान डिस्कस करूंगा। किस वजह से डिमेंशिया होता है वो भी बताऊंगा आपको। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए वो सब कुछ मैं आपसे इस सेशन के दौरान डिस्कस करूंगा। ओके, तो पहले अपन देखते हैं कि जो प्रीवियस आस्किंग क्वेश्चंस इन यूनिवर्सिटी एग्जाम वाले के कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। डिफाइन ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर। देखिए, जो ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर है इसके अंदर अपन कौन कौन किस किस को रखेंगे। इसके अंदर आता है डिलीरियम आता है और एक डिमेंशिया होता है। ठीक है, अगर ये आपको पता नहीं है कि ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर में किसको रखेंगे तो इसके लिए आपको पहले आपको जो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं उनका जो क्लासिफिकेशन है वो पढ़ना चाहिए। ठीक है, जो मेंटल डिसऑर्डर्स है उनका जो क्लासिफिकेशन है 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। पहला आता है साइकोसिस, सेकंड होता है न्यूरोसिस। ठीक है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, साइकोसिस होता है और न्यूरोसिस होता है। ठीक है, अब जो साइकोसिस होता है उसको भी 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। पहला होता है फंक्शनल और सेकंड होता है ऑर्गेनिक। जो ऑर्गेनिक है उसके अंदर हम 2 डिजीज पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं डिलीरियम, सेकंड पढ़ती है डिमेंशिया। ओके, और जो फंक्शनल वाला है इसके अंदर हम 2 डिजीज इसके अंदर पढ़ते हैं। फर्स्ट वन पढ़ते हैं सिजोफ्रेनिया, सेकंड पढ़ते हैं मूड डिसऑर्डर्स। जो मूड डिसऑर्डर है इसके अंदर भी हम मेनिया और डिप्रेशन पढ़ते हैं। अब जो सेकंड वाला है न्यूरोसिस, ठीक है, न्यूरोसिस के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं। जो न्यूरोसिस है इसके अंदर हम पढ़ते हैं एंजाइटी पढ़ते हैं, फोबिया पढ़ते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर पढ़ते हैं और हिस्टीरिया पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब आपको पता चल चुका होगा कि जो ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर है इसमें कौन कौन से डिजीज को अपन को पढ़ना है। डिलीरियम को पढ़ना है, डिमेंशिया को पढ़ना है। ओके, सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था डिस्क्राइब द अबाउट एनी वन ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर इन डिटेल्स। जो मतलब कि कोई सा भी एक, जैसे डिलीरियम को डिस्क्राइब कर दो या डिमेंशिया को डिस्क्राइब कर दो, जो आपको अच्छे से समझ में आ गया उसको डिस्क्राइब कर दो। ठीक है, एक्सप्लेन द मैनेजमेंट ऑफ द क्लाइंट विद द ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर। जो ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर है मतलब कि इसके अंदर आपको मैनेजमेंट लिखना है। किस किस का लिखोगे, डिलीरियम का भी मैनेजमेंट लिखना है और डिमेंशिया का मैनेजमेंट लिखना है। ओके, फिर आता है सेकंड क्वेश्चन, ये कब पूछा गया था, 2013 में पूछा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कब पूछा गया, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम। देखिए अब नाम चेंज हो गया, जरा सा नाम चेंज हुआ है, सिंड्रोम कर दिया इसको, डिसऑर्डर की जगह सिंड्रोम कर दिया। ओके, कब पूछा था, 2014 में पूछा गया था। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, डिफाइन ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर। अब ऑर्गेनिक जो ब्रेन डिसऑर्डर है उसको डिफाइन करना है। इसके अंदर भी अपन को किसको डिफाइन करना है, जो डिमेंशिया है और डिलीरियम है उनको क्या करना है, डिफाइन करना है। इसके अंदर डिफरेंस बिटवीन द डिलीरियम और डिमेंशिया। अब इनके अंदर क्या क्या डिफरेंस होता है वो आपको मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, जब मैं डिमेंशिया पढ़ाऊंगा तो मैं डिलीरियम को भी कोरिलेट करके पढ़ाता रहूंगा आपको। ठीक है, जिससे आपको दोनों में कंपैरिजन आपको समझ में आता रहेगा। ओके, फिर आता है राइट नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डिमेंशिया। अब जो डिमेंशिया का पेशेंट है इसके लिए अपन की जो नर्स है उसका क्या रोल रहेगा, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी। ठीक है, वो आपको इसके अंदर लिखनी है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द एल्जाइमर डिमेंशिया। जो एल्जाइमर डिमेंशिया होता है ना, अब देखिए जो डिमेंशिया है इसके क्या 5 टाइप्स है। तो उसका फर्स्ट जो टाइप है वो है एल्जाइमर डिमेंशिया। तो इसको अपन को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, मैं अभी आपको बताऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, अब आता है लास्ट वाला क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द सेनाइल डिमेंशिया। देखिए जो स्नेल डिमेंशिया होता है ना वो क्या होता है कि जो ओल्ड एज पर्सनस होते हैं ना उनके अंदर पाई जाती है डिमेंशिया। ठीक है, तो इसको या तो एल्जाइमर डिमेंशिया भी बोल सकता है या ओल्ड एज डिमेंशिया भी बोल सकता है, सेनाइल डिमेंशिया भी बोल सकता है। तो ये तो क्या वर्ड्स है जो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज में रहेगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो यूनिवर्सिटी जो पैटर्न रहता है वो थोड़ा सा जरा सा वर्ड को घुमा देता है और उसमें स्टूडेंट्स घूम जाता है। ठीक है, तो इन थोड़े वर्ड्स को भी पकड़ना है क्योंकि आपको कंटेंट आता है, फिर भी अगर आपका क्वेश्चन छूट रहा है ना तो वो आपकी गलती रहेगी। ठीक है, तो इसलिए अच्छा है कि आपको थोड़ा कंटेंट अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। क्या होता है कि इसमें क्या होता है, जैसे कि ये हमारा ब्रेन है, क्या है, ब्रेन है। तो इसमें क्या होता है कि कुछ न्यूरोट्रांसमीटर, क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, जैसे कि न्यूरोट्रांसमीटर क्या करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर करता है एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट करने का काम करता है। मतलब कि जो भी इसके जो सिग्नल्स हो गए ना वो इस दूसरे न्यूरॉन्स तक पहुंचाने में हेल्प कौन करता है, न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करेगा, एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन से जोड़ने का काम करता है। ओके, अब देखिए जो हमारे ये जो न्यूरॉन्स है तो अब इसके अंदर हमें न्यूरोट्रांसमीटर पढ़ना होता है। ठीक है, जो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं ना, मैक्सिमम मेंटल डिसऑर्डर्स क्या होता है कि ये किसी न्यूरोट्रांसमीटर की कमी की वजह से, ठीक है, किसी की अधिकता की वजह से हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स पाए जाते हैं और उनकी वजह से डिफरेंट डिजीज कंडीशंस जनरेट होती है। ओके, अब जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिमेंशिया। ठीक है, अब डिमेंशिया में क्या होता है कि जो एसिटाइल कोलिन होता है ना उसकी क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है। क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है।
फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये हमारा ब्रेन है, क्या है, ये हमारा ब्रेन है। तो इसने क्या किया, अभी मैं आपको बताता हूँ एक एग्जाम्पल लेके, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, ब्रेन है। अब ब्रेन ने क्या किया, 100% एसिटाइल कोलिन बनाया। ओके, उसमें से हमारे ब्रेन ने 70% यूज कर लिया, 70% यूज कर लिया, बच गया 30%। अब 30% को डिस्ट्रॉय भी करना होता है। डिस्ट्रॉय करने के लिए एक एंजाइम पाया जाता है ब्रेन के अंदर। ठीक है, उस एंजाइम को बोलते हैं कोलिनेस्टरेज एंजाइम। क्या बोलते हैं, कोलिनेस्टरेज एंजाइम। ठीक है, अभी आपको सब कुछ दिखाया जाएगा, आप है ना टेंशन मतलब आप पहले समझो क्या चीज़ होती है। एक होता है एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन जैसे कि 100% हमारे ब्रेन ने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया, ओके, बना दिया सेल ने। अब उसमें से क्या हुआ कि 70% हमारे ब्रेन ने क्या कर लिया, यूज कर लिया, बच गया 30%। 30% को क्या होता है, जो कोलिनेस्टरेज एंजाइम होता है ना, कोलिनेस्टरेज एंजाइम होता है, ये क्या करता है, उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। अब मैंने ये बताया कि जो डिमेंशिया वाली जो कंडीशन है ना, वो 2 कंडीशन में जनरेट हो सकती है। फर्स्ट कंडीशन ये है कि या तो एसिटाइल कोलिन का जो लेवल है, फॉर्मेशन कम हो जाए। ठीक है, ये जो कोलिनेस्टरेज एंजाइम है, कोलिनेस्टरेज एंजाइम है, इसकी एक्टिविटी क्या, इसकी एक्टिविटी बढ़ जाए। ठीक है, कोलिनेस्टरेज एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाएगी तो जो हमारी ब्रेन की जो सेल्स थी वो एसिटाइल कोलिन तो बना रही थी, बट अब क्या होगा कि जो कोलिनेस्टरेज एंजाइम है उसको क्या करने लग जाएगा, डिस्ट्रॉय करने लग जाएगा। उसको क्या करने लग जाएगा, डिस्ट्रॉय करने लग जाएगा। डिस्ट्रॉय करेगा तो ये क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। नष्ट होने से क्या होगा कि हमारे ब्रेन के अंदर एसिटाइल कोलिन की क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एसिटाइल कोलिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। जैसे ही एसिटाइल कोलिन की डेफिशिएंसी होती है तो हमारे ब्रेन में क्या होता है, जो भी कॉग्निटिव एक्टिविटीज रहती है, क्या, जो कॉग्निटिव एक्टिविटीज होती है, कॉग्निटिव एक्टिविटीज होती है ना, वो क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। कॉग्निटिव एक्टिविटीज का मतलब होता है जैसे कि इंटेलेक्चुअल पावर हो गया, कैलकुलेशन हो गया, ठीक है, और मेमोराइजेशन हो गया, ठीक है, रिट्रोग्रेड मेमोरी हो गई, ये सब में इसमें क्या होता है, डिस्टर्बेंस आने लग जाता है पेशेंट के अंदर। ठीक है, तो आई होप आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको बताया है। अब अपन चलते हैं टॉपिक के ऊपर जो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये ऑर्गेनिक साइकोसिस, ये एक प्रकार से क्या ऑर्गेनिक साइकोसिस है, कैरेक्टराइज बाय द इम्पेयर्ड इन द मेमोरी, थिंकिंग, अटेंशन और सोशल एबिलिटी। इनमें क्या हो जाएगा, इसके इम्पेयरमेंट आने लग जाएगा। जो हमारा पेशेंट है उसकी मेमोरी डिस्टर्ब हो जाएगी, उसकी थिंकिंग डिस्टर्ब हो जाएगी, इसकी अटेंशन डिस्टर्ब हो जाएगा, और जो सोशल एबिलिटी है वो क्या होगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। ओके, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब अपन आगे चलते इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या बोलती है, डिमेंशिया इज ए ऑर्गेनिक साइकोसिस। क्या है, ऑर्गेनिक साइकोसिस डिसऑर्डर इन विच द डिक्रीज द लेवल ऑफ एसिटाइल कोलिन। इसमें किसका डिक्रीज हो जाता है, जो डिक्रीज क्या हो जाता है, जो एसिटाइल कोलिन है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ द कोलिनेस्टरेज एंजाइम, जो कोलिनेस्टरेज एंजाइम है उसकी क्या होगी, एक्टिविटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। विच आर द कॉज द कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, जो किसको कॉज करेगा, जिसकी वजह से कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होगा। अब देखिए जो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है वो क्या चीज़ होती है, देखिए जो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होता है इसमें क्या होता है, आपकी जो इंटेलिजेंसी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, आपका अटेंशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगा। ठीक है, आपकी मेमोरी क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। आपकी जो कैलकुलेशन करने की जो कैपेसिटी थी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, अभी मैं आपको सब कुछ आपसे डिस्कस करूँगा। अब अपन देखते हैं डिमेंशिया किसका डिसऑर्डर है, मेमोरी का डिसऑर्डर। इसको आप थोड़ा याद रखना। ठीक है, ये जो नॉर्सेट एग्जाम्स वगैरह होते हैं उनके अंदर पूछा जाता है कि मेमोरी किसका डिसऑर्डर है, ये डिमेंशिया किसका डिसऑर्डर है। तो डिमेंशिया किसका डिसऑर्डर है, मेमोरी का डिसऑर्डर है। ये कब कैसे होता है, ये ग्रेजुअली धीरे धीरे होता है। ठीक है, इसका कोर्स क्या होता है, मतलब कि बार बार होता है या एक बार हो गया, तो इरिवर्सिबल होता है, मतलब कि किसी को एक बार हो गया तो बार वापस से नहीं होगा। ठीक है, इरिवर्सिबल होता है, ये कब होता है, ओल्ड एज के अंदर होता है। जो ओल्ड पीपल्स होते हैं उनके अंदर मैक्सिमम में देखा गया है। ओके, और एक बार होने के बाद में इसको ठीक नहीं किया जा सकता है। और जो ठीक होने की जो प्रिविलेंस है, ड्यूरेशन कितना होता है, मोर देन 6 मंथ, मतलब 6 महीने से ज़्यादा का टाइम लगता है। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन बनता है कि डिलीरियम और डिमेंशिया में डिफरेंस कीजिए, तो आप यहाँ से आप डिफरेंस कर सकते हो। ठीक है, जो डिमेंशिया है वो किसका डिसऑर्डर है, मेमोरी का डिसऑर्डर है। जबकि जो डिलीरियम था किसका डिसऑर्डर था, कॉन्शियसनेस का डिसऑर्डर था। पढ़ना वो क्लास लेना, आप मैंने ली हुई है, डिस्कशन में आपको लिंक दे दूंगा, तो आपको डिलीरियम भी पढ़ना है। ठीक है, वो किसका डिसऑर्डर है, कॉन्शियसनेस का डिसऑर्डर है। ये कैसे होता है, धीरे धीरे होता है। वो कैसे होता है, अक्यूट ऑनसेट होता है।
ठीक है। ये कैसा है, इरिवर्सिबल है, वो कैसा है, रिवर्सिबल है। तो ये आपको डिफरेंस करना है। इसकी ड्यूरेशन कितनी है, मोर देन 6 मंथ है, उसकी कितनी है, लेस देन 6 मंथ है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आप वो एक बार क्लास से कंपेयर करके देखना, ठीक है। मैं इसमें बता दे रहा हूँ आपको, बट मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा आपको, तो एक बार वो क्लास वो भी देखना है आपको। इसको क्या बोलते हैं, क्रोनिक ब्रेन सिंड्रोम बोलते हैं, उसको एक्यूट ब्रेन सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है, आप देखना उस क्लास को एक बार। अब इसकी ईटियोलॉजी देखते हैं। इसकी ईटियोलॉजी क्या है, डिक्रीज एसिटाइल कोलिन, मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर क्या हो गया, जो एसिटाइल कोलिन था वो क्या हो गया, कम हो गया। ओके, एसिटाइल कोलिन की क्या होगी, डेफिशिएंसी हो गई। सेकंड क्या, तो जो कोलिनेस्टरेज एंजाइम था, जो एसिटाइल कोलिन था, इसको क्या करता था, डिस्ट्रॉय करता था, नष्ट करने का काम करता था। अब उसकी क्या होगी, एक्टिविटी क्या होगी, बढ़ गई। तो इस वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो एसिटाइल कोलिन था, जो बन रहा था, उसका क्या हो गया, डिस्ट्रैक्शन होने लग जाएगा, वो नष्ट होने, डिस्ट्रॉय होने लग जाएगा। ओके, अब आता है ओल्ड एज। ओल्ड एज क्या होता है, 60 से 70 ईयर्स की जो ओल्ड एज होती है, उसके अंदर क्या होता है, जो मैक्सिमम केसेस के अंदर ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है 60 से 70 वाली कंडीशन में। ओके, अब देखते हैं इसके टाइप्स क्या क्या है। देखिए, इसको 5 टाइप बताया गया। अल्जाइमर डिमेंशिया, ये मोस्ट कॉमनली देखा गया है पेशेंट के अंदर। ठीक है, सेकंड होता है वेस्कुलर, तीसरा होता है लेवी बॉडीज डिमेंशिया, फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया, हाइपोथायरॉइड डिमेंशिया। ठीक है, जो अभी के को डिस्क्राइब मैं कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ। अल्जाइमर डिमेंशिया क्या होता है, मोस्ट कॉमन इन ओल्ड एज। कहाँ पाया जाता है, ओल्ड एज के अंदर पाया जाता है। ठीक है, ड्यू टू द डिजेनरेशन ऑफ द एट्रोपी इन द ब्रेन, मतलब कि या तो डिजेनरेशन हो जाएगा या एट्रोपी हो जाएगा। ठीक है, किसके अंदर, जो ब्रेन के टिश्यू है उनके अंदर एट्रोपी होने की वजह से क्या हो गया, अल्जाइमर डिमेंशिया होगा। ओके, और क्या हो सकता है कारण, अकॉर्डिंग टू WHO। देखिए, जो WHO ने एक देखा था, सर्वे किया था, तो उन्होंने पता लगाया कि 55 मिलियन पीपल सफरिंग कर रहे हैं अल्जाइमर डिमेंशिया से। किससे, 55 मिलियन जो ओल्ड पर्सन है वो सफ़र कर रहे हैं, किससे, अल्जाइमर डिमेंशिया की जो कंडीशन है उससे सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए वर्ल्ड अल्जाइमर डे कब मनाया जाए, अवेयरनेस के लिए एक डे सेलिब्रेशन किया जाता है, वो किया जाता है 21 सितंबर को किया जाता है। ठीक है, तो आप किसी के बर्थडे डेट से भी याद रख सकते हो। मुझे तो ऐसे याद है कि मेरी फ्रेंड थी, उसका क्या नाम है, बर्थडे 21 सितंबर को आता है, तो हमने उसका नाम ही अल्जाइमर रख दिया था। ठीक है, तो ऐसे भी आप भी रख सकते हो, ऐसे याद कर सकते हो। ओके, अब अपन देखते हैं वेस्कुलर। वेस्कुलर में क्या होता है कि जो स्ट्रोक या जो सीवियस सेरिब्रो वेस्कुलर एक्सीडेंट की कंडीशन के अंदर ये क्या होता है, जनरेट होता है। ओके, अब आता है लेवी बॉडी। लेवी बॉडीज डिमेंशिया, इसमें क्या होता है, इट ऑकर्स ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द बैलून लाइक प्रोटीन इन ब्रेन, मतलब कि इसमें क्या होता है कि जो बलून लाइक जो प्रोटीन होती है वो उसका डिपोजिशन होने लग जाता है। कहाँ होता है, ब्रेन के अंदर होता है। इस वजह से इसको लेवी बॉडीज डिमेंशिया कहा जाता है। अब आता है फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया। फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया में क्या होता है कि इट्स ऑकर्स द डिजनरेशन ऑफ द फ्रंटल लोब। इसकी जगह फ्रंटल प्लस टेम्पोरल लोब भी कर लेना। ठीक है, फ्रंटल एंड टेम्पोरल लोब्स के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं। कॉमनली सीन इन द पेशेंट इन एड्स, जो एड्स के पेशेंट होते हैं, जो HIV से इन्फेक्टेड होते हैं ना, ठीक है, HIV पॉजिटिव पेशेंट होते हैं ना, एड्स वाले, तो उनके अंदर क्या होता है कि ये मोस्ट कॉमनली देखा गया है। दिस कंडीशन ऑल्सो नोन एज एड्स डिमेंशिया कॉम्प्लेक्स। तो इस वजह से इस कंडीशन को क्या कहते हैं, एड्स डिमेंशिया कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। ओके, अब आता है हाइपोथायरॉइड डिमेंशिया। देखिए, जो हाइपोथायरॉइड, जो थायरॉइड ग्लैंड होता है ना, उसका क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय होने लग जाती है। तो जो थायरॉइड ग्लैंड है वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाती। अच्छे से वर्क नहीं करेगी तो जो बॉडी की बेसिक मेटाबॉलिक रेट है, BMR है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो बॉडी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होता है, डिमेंशिया की कंडीशन जनरेट हो जाती है। तो इसलिए इसको भी बोलते हैं हाइपोथायरॉइड डिमेंशिया। अब देखते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होता है। इंपेयरमेंट इन द मेमोरी। देखिए अब मेमोरी का डिसऑर्डर है तो मेमोरी तो इंपेयरमेंट होगी ही होगी। अब डिक्रीज अटेंशन और इंटेलेक्चुअल पावर। इसमें क्या होता है, जो पेशेंट होता है उसकी अटेंशन भी कम हो जाती है, इंटेलेक्चुअल पावर भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सोशल एक्टिविटी एबिलिटी डिस्टर्ब हो जाती है। विजुअल हेलुसिनेशन होने लग जाता है। हेलुसिनेशन का मतलब क्या होता है बताइए, है नहीं और दिखता है, या है बट गलत परसीव करते हैं। देखिए, दो चीज़ें होती है, एक तो होता है हेलुसिनेशन और एक होता है इल्यूजन। ठीक है, थोड़ा क्या कन्फ्यूजनिंग
स्टेज होती है, तो आपको इनको थोड़ा अच्छे से याद रखना है। हेलुसिनेशन का मतलब कि है नहीं फिर भी दिखता है। इल्यूजन का मतलब होता है कि है बट मिस परसेप्शन करता है अपन। क्या करते हैं? मिस परसेप्शन करते हैं। मिस परसेप्शन, तो आई आ रहा है मिस, तो आई, इल्यूजन से आप मिस परसेप्शन याद रखना, ठीक है। हेलुसिनेशन का मतलब है नहीं फिर भी दिखता है, ठीक है। फिर आता है पुअर पर्सनल हाइजीन, मतलब कि वो क्या नहाएगा धोएगा नहीं, ठीक है, ब्रश नहीं करेगा, हेयर ऑयल नहीं करेगा, ठीक है, मतलब कि अपनी जो हाइजीनिक जो कंडीशन होती है ना, सेल्फ की पर्सनल हाइजीन होती है ना, नहाना धोना, साफ सफाई रखना, नेल्स कट करना, ठीक है, ये कपड़े धो धो के पहनना, ये सारी उसके अंदर क्या हो जाती है, पुअर्टी आ जाएगी, ठीक है। अब आते हैं 4A साइंस, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 4A साइन अपन दो जगह पढ़ते हैं, ठीक है, एक तो पढ़ते हैं सिजोफ्रेनिया में पढ़ते हैं और एक इसमें एल्जाइमर में पढ़ेंगे, ठीक है। 4A साइन ऑफ एल्जाइमर, पहले तो क्या जो सिजोफ्रेनिया के जो क्वेश्चंस थे ना उसी के अंदर पूछा जाता है कि 4A साइंस कौन से थे, जिसके अंदर ऑटिज्म पढ़ते हैं, एसोसिएटिव लूजनेस पढ़ते हैं, ठीक है, अफेक्ट इन अप्रोप्रिएट पढ़ते हैं। तो ये सारे उसके अंदर अपन सिजोफ्रेनिया के अंदर मैं डिस्कस कर दूंगा कि उनका मीन क्या क्या होता है, ओके। अभी यहाँ अपन पढ़ेंगे 4A साइन ऑफ द एल्जाइमर डिजीज। जो एल्जाइमर डिजीज है उसके 4A साइंस क्या क्या हैं। पहला होता है एमनेशिया। एमनेशिया का मतलब होता है उसकी मेमोरी लॉस होना। एफएजिया, एफएजिया का मतलब होता है जो भी उसका जो प्रोनाउंसिएशंस होता है उसके अंदर से कुछ वर्ड्स स्किप हो जाना, ठीक है, ओके। फिर होता है एप्रेक्शिया। एप्रेक्शिया का मतलब होता है कि इनएबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स टू परफॉर्म लर्न पर्पजफुल एक्टिविटी, जैसे कि कोई भी उसकी एक्टिविटीज़ थी कि जो उसके लिए यूजफुल रहती थी, ठीक है, वो उसको करता भी था, बट अब क्या हो गया कि वो उसको एक्टिविटी को भूल चुका है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल साइड के बटन लगाना। साइड के बटन लगाना उसको क्या होता है, उसके लगाता ही था यार, बचपन से लगा रहा था बट वो भूल गया, अब नहीं लगा पा रहा है। एगोनिशिया का मतलब होता है कोई भी रिकॉग्नाइज द थिंग्स ऑब्जेक्ट्स पर्सन्स बाय देयर द सेंस ऑर्गन्स, मतलब कि जो भी उसके सेंस ऑर्गन्स थे, जैसे कि सुनना हो गया, सूंघना हो गया, देखना हो गया, खाना हो गया, टेस्ट हो गया, ठीक है, इन सबको क्या करता था वो सेंस कर पाता था पहले, बट अब उसके सेंस ऑर्गन्स जो सेंस ऑर्गन है वो इतना वर्क नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि उसके अंदर एगोनिशिया की कंडीशन जनरेट हो जाती है। इसमें क्या होता है, इनएबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ द रिकॉग्नाइज द थिंग ऑब्जेक्ट पर्सन, मतलब कि इसके अंदर क्या होता है वो किसी वस्तु को, किसी पर्सन को बाय देयर सेंस ऑर्गन से परसीव नहीं कर पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक एग्जाम्पल थे हमारे सदगुरु जी ने बताया था कि एक ओल्ड मैन था जो अमिताभ बच्चन उसका क्या फेवरेट हीरो था, बट जब उसका स्पीकर मतलब कि होता है ना रेडियो पर जब उसकी आवाज़ सुनी तो वो उसको क्या पहचान नहीं पा रहा था कि किसकी आवाज़ है। सुनी तो लग रही, लेकिन वो उसको याद नहीं आ रहा था कि किसकी आवाज़ है। फिर वो अपने पोते को, अपने बेटे को पूछता है कि यार ये किसकी आवाज़ है। फिर वो बताता है कि ये तो यार अमिताभ बच्चन की आवाज़, और यार मैं अमिताभ बच्चन की आवाज़ भूल गया, ऐसा उसको लगता है, ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट में अपन बताऊंगा कि क्या करना चाहिए उस जगह आपको। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। अब अपन देखते हैं डायग्नोस्टिक मेजरमेंट कैसे करना है। देखिए, हिस्ट्री कलेक्शन करना है, फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करना है। इस पर एक आप स्टार लगा लेना, 7 स्टार, ठीक है। किस पर लगाओगे, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन किस में करते हैं, ये करते हैं अपन डिमेंशिया की जो कंडीशन होती है उसके अंदर मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करता है, ठीक है। अब आपको पूछा जाए कि डिलीरियम में क्या करेंगे, डिलीरियम में मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करते हैं, ओके। डिलीरियम में कौन सा करेंगे, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। डिमेंशिया में कौन सा करेंगे, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, ओके, ये ध्यान रखना। कॉमनली यूज टू डिटेक्ट द कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट या डिसेबिलिटी, मतलब कि जो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होता है उसको डिटेक्ट करने के लिए, उसको पहचानने के लिए हम किसका यूज करेंगे, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन का यूज करेंगे। अब इसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं। देखिए, जो एंटी एल्जाइमर्स ड्रग्स उसको प्रोवाइड करेंगे, जैसे कोलिनेस्टरेज एंजाइम उसको देंगे, टैक्रीन देंगे, ग्लेंटामाइन देंगे, रिवास्टिमीन देंगे, चौथी देंगे डोनेपिजिल, ठीक है। तो ये 4 ड्रग्स हैं, आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। और इसके क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ये आपको थोड़ा है ना अच्छे से याद कर लेना, ओके। यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है। यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो आप लिख के आओ तो ठीक है, अच्छी बात है, बट इसके क्या क्वेश्चंस नॉर्सेट में अच्छे से पूछे जाते हैं। तो इन ड्रग्स को आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि एंटी एल्जाइमर्स ड्रग्स कौन सी है, और 4 ऑप्शन दे दिया, एक में टेक्रिन दे दिया, एक में लोराजिपाम दे दिया, ठीक है, एक में ओलेंजापाइन दे दिया, ठीक है, मतलब कि एंटी साइकोटिक ड्रग्स दे दिए, एंटी एंजाइटी ड्रग्स दे दी, ठीक है, और एक में ये ऑप्शन दे दिया। तो आपको ये टिक करके आना पड़ेगा क्योंकि आपको है ना ये नाम है ना ध्यान रखना होगा, ओके।
देखिए इसके देखते हैं साइकोफार्मेकोलॉजी में कौन से देंगे, हेलोपेरिडोल प्रोवाइड करेंगे, एलेंजापाइन देंगे और क्लोरप्रोमाजिन देंगे। ओके, और जो साइकोथेरेपी इसके अंदर कौन सा देंगे, शेड्यूल ऑल डे एक्टिविटीज एंड द परफॉर्म इट। देखिए इसके अंदर हम क्या करेंगे, साइकोथेरेपी में क्या करेंगे, जो भी ओल्ड मैन था तो उसकी क्या डेली एक्टिविटी का हम एक चार्ट बनाएंगे, ठीक है, और उसके जो घर वालों को है ना सबको बिठाएंगे पास में, पेशेंट को बाहर रखेंगे और उसके जो घर वाले हैं उनको बिठाएंगे पास में और उनको बोलेंगे कि आप इनकी मेरे को डेली एक्टिविटी बताओ क्या क्या करते हैं, ठीक है, कितनी बजे उठते हैं कितनी बजे सोते हैं, ठीक है। जैसे उन्होंने बताया कि 5 बजे उठते हैं और 10 बजे सो जाते हैं, तो इनको है ना मतलब कि 10 बजे तक इनको क्या रखना है, बिजी रखना है। बिजी कैसे रखेंगे, इनको कुछ ना कुछ काम दे दो, ठीक है, और इनको है ना कभी भी ऐसे रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैं भूल गया, तो इनको क्या ऐसे रिकॉल करवाते रहना है आपको कि कोई ना भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। ऐसा आपको रिलेशंस जनरेट करना है। इससे क्या होगा, जो पेशेंट है उसको डिप्रेशन की जो कंडीशन है वो जनरेट नहीं होगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका जो पेशेंट है, आपकी जो पिताजी है, उसको उनको ये हो गया कि मैं यार इस चीज़ को ही भूल गया, मैं जो डेली एक्टिविटी की बटन लगाना ही भूल गया, तो उनको क्या अंदर से रिग्रेट होगा, डिप्रेशन आएगा कि मैं जिंदा ही क्यों हूँ, मुझे मर जाना चाहिए, मैं इतनी छोटी सी चीज़ भूल गया। तो उनके अंदर क्या होगा, डिप्रेशन की जो कंडीशन होगी वो जनरेट होगी। तो उसको उससे प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना है, उनको ये जो चीज़ें हैं ना, जो भूलने की चीज़ें हैं, उनको लाइटली लेना है, नहीं अपन को उनको थोपना है कि आप इतनी सी चीज़ भूल गए, ये हो गया वो हो गया, ये नहीं करना है अपन को, ठीक है। अच्छा मैनेजमेंट यही रहेगा कि जो कर रहे हैं ना उनको करने दिया जाए, फर्स्ट तो। सेकंड, उनको है ना बार बार रिकॉल नहीं कराना है अपन को कि आप ये चीज़ ये भूल गए, ठीक है, उनको ये बुलाना है कि आपने क्या भूल गया, उनको बिजी रखना है, ठीक है। जो भी उनका जो डेली का जो शेड्यूल है उसको ऐसे ऐसे परफेक्ट बनाना है कि आपको है ना, जैसे कि 5 बजे उठ गए, उनको कोई भी है ना जैसे घर का मेंबर्स है तो वो उसको जॉगिंग करवाएगा, ठीक है, साथ में रहेगा उनके, ठीक है। और जैसे 6-7 बज गए उनको चाय पानी पिला दिया, 10-11 बजे उनका है ना डेली रखना है, ये डेली रखोगे। जैसे कि 10 बजे उनको चाय पीनी है तो 10 बजे उनको चाय देनी है अपन को, तो उनको क्या ये चीज़ें क्या मेमोरी बन जाएगी उनके, ठीक है। जो ओल्ड मेमोरी थी वो उनकी ख़राब हो चुकी है, वो सुधर नहीं सकती, बट आप न्यू मेमोरी उनके अंदर क्या कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो। जैसे कि 5 बजे उठाया तो उनको क्या वॉकिंग के लिए ले गए, ठीक है, 7 बजे वो उनको नाश्ता दे दिए, 10 बजे वो उनको खाना दे दिया, 12 बजे उनको बोला कि सो जाओ आप, सुला दिया, साथ में कोई और भी सो गया, ठीक है। कम से कम महीने 2 महीने ये उनकी ट्रेनिंग अपन को रखनी है घर पे। ओके, रात को 8 बजे खाना खिला दिया, फिर थोड़ा घुमा लाए, फिर 10 बजे उनको बोल दिया कि अब सोना है आपको, सुला दिया उनको, ठीक है। ये कंटिन्यू 1 से 3 मंथ तक करना है, 1 to 3 मंथ तक अपन को ये कंटिन्यू करना है, तो उनकी क्या मेमोरी में ये क्या चीज़ें सेट हो जाएगी। ओके, ये इसका मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है कि क्या क्या करोगे। शेड्यूल ऑल डे एक्टिविटीज एंड द परफॉर्म इट बाय द हेल्प ऑफ फैमिली मेम्बर्स और केयर टेकर्स, ठीक है, ये अपन को शेड्यूल बनाना है उसका। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। वीडियो में कुछ भी आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।